आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके जो कि प्रायोगिक के रूप में प्रयोग के रूप में उसके जो प्रयोग किया हमने, उस पर हमने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश जो है तुमको जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखते हैं तो वह तरंग के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, बल्कि प्रकाश जो है तरंग के सिद्धांत के अनुसार पालन नहीं करता, जिसके कि हम लोगों ने कुछ पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि प्रकाश जो है जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो उससे उत्सर्जन जो प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन तुरंत प्रारंभ होता है, जबकि जो तरंग सिद्धांत कहता है कि उसे कुछ समय के बाद होना चाहिए। तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी देहली आवृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों का जो हमने देखा था उसमें जो पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि वह पालन नहीं कर पा रहा है। तो प्रकाश के लिए तुमको आइंस्टीन ने अपने समीकरण में कहा कि प्रकाश जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक कण के रूप में प्रयोग होता है। प्रकाश जो है तुमको इस प्रकार व्यवहार करता है कि यह एक कण है जिसके कण को हम लोग कहते हैं फोटोन, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो कि प्लैंक के नियम के मुताबिक h म्यू के बराबर होती है। तो प्रत्येक इसके आधार पर तुमको क्या होती है, आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाश द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण की भांति कार्य करता है, जिसे फोटोन कहते हैं, तो यह फोटोन जब किसी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह धातु से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन धातु से बाहर निकलने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा धातु के कार्यफलन फाई के बराबर होती है। तो इतना ऊर्जा जो तुमको है ये तुमको खर्च हो जाएगा किसमें, तुमको बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन को, और जो तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में इतनी ऊर्जा क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, और तुमको बाकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह तुमको यदि फोटोन की आवृत्ति यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो
फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। तो ये एच न्यू ऊर्जा देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को एच न्यू ऊर्जा मिलेगा और फाई के बराबर ऊर्जा उसको निकलने में खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस फाई। एच न्यू हो गया तुमको उसका विकिरण का ऊर्जा जो आपतित हुआ, फाई हो गया तुमको कार्यफलन घट गया, तो इसको घटा देंगे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं के ई मैक्स कहते हैं, गतिज ऊर्जा का महत्तम मान। मैक्स मतलब महत्तम, बराबर एच न्यू माइनस फाई। इस समीकरण हो गया तुमको। और गतिज ऊर्जा क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उसका अधिकतम वेग v मैक्स हो, तो हाफ m v महत्तम मैक्सिमम अधिकतम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस फाई। तो ये होगा तुमको इसका समीकरण हो गया के ई मैक्स या हाफ मैक्स का स्क्वायर, अधिकतम मान। और यदि कार्यफलन, यदि धातु का जो है तुमको देहली आवृत्ति फाई हो, यदि धातु की देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, देहली में न्यू नॉट हो तो फाई बराबर क्या हो गया, एच न्यू नॉट। फाई बराबर एच न्यू नॉट। तो इस समीकरण को हम लोग ये भी लिख सकते हैं के ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा तुमको, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं आइंस्टीन का समीकरण। ये तुमको ये भी प्रकाश, या हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये तुमको ये दोनों समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुम्हें। तो ये तुमको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, जिसका कि हम लोगों ने ग्राफ के द्वारा तुमको इसकी जो पुष्टि है, पहले तुमको जो कि एक मिलिकन ने जिन्होंने के इलेक्ट्रॉन के का आवेश बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसको सबसे पहले बताने का श्रेय जाता है मिलिकन को। उन्होंने इसको जो है आइंस्टीन के इस सिद्धांत को गलत करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने जब इसका आलेख वगैरह प्राप्त करके देखा, उससे जो प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, प्लैंक नियतांक H का वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो उसके आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का जो H का वैल्यू है, उन्होंने स्पष्टता उतना ही पाया जो कि बहुत करीब था। और उसके अलावा इसका मतलब कि मिलिकन ने जो कि इसको डिस्प्रूव करना चाह रहे थे, इसको गलत साबित करना चाह रहे थे, अंततः उन्होंने यह कहा कि नहीं, आइंस्टीन का जो दिया हुआ सिद्धांत है, जो समीकरण है, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने इस बात की पुष्टि की, जिसके लिए उसको तुमको जो है इस काम के लिए उन्हें जो है तुमको नोबेल पुरस्कार भी बाद में, जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, इसको पुनः ग्राफिकली दिखाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार बाद में दिया गया। और आइंस्टीन को भी प्रकाश विद्युत समीकरण के इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया है। और भी इलेक्ट्रॉन और भी उनके खोज को श्रेय देते हुए, लेकिन उसको मुख्यतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कि इस समीकरण के लिए आइंस्टीन को मिला, और इसको ग्राफिकली प्रूव करके दिखाने के लिए मिलिकन को भी इस प्रयोग के लिए से जुड़े हुए खोज के लिए और इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रयोग से जुड़े हुए दो तुमको वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइंस्टीन का तुमको क्या हुआ, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या निकल गया कि तुमको जब कोई फोटोन जो है, तुमको प्रकाश जब किसी धातु के प्लेट पर आपतित होती है, तो वह कहा जाता है कि वह क्या करेगी, विकिरण को अवशोषित करेगी। तो वह इलेक्ट्रॉन जो उस पर है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वह किसको अवशोषित कर लेता है, उसमें जो फोटोन है उसको अवशोषित कर लेता है। और प्लैंक के अनुसार उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है एच न्यू होती है, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। तो एच न्यू के बराबर जो ऊर्जा हुई उसको अवशोषित करेगा, और बाहर निकलने में, जैसे कि तुमको इसको अगर समझें, इस बात को और समझना चाहें, कुछ इस ढंग से समझें कि मानते हैं ये धातु है, ये धातु का प्लेट है, अगर तो ये धातु का प्लेट है अगर, तो धातु के प्लेट पर अगर विकिरण आया, तो विकिरण जो आएगा, तो विकिरण तुमको जब आ रहा है तो उसमें ऊर्जा है फोटोन के रूप में, तो वह फोटोन को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, और वह इलेक्ट्रॉन तुमको
जैसे इस घटना को अगर समझना चाहें तो ये धातु के प्लेट है पर है, ये विकिरण, ये फोटोन आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, यहां पर फोटोन आया जिसकी ऊर्जा है एच न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू के रूप में आ रहा है, पैकेट के रूप में ऊर्जा होता है। और ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, ये किस पे पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे पड़ा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का तुमको क्या होगा, तो ये जो निकलने लेता है इसमें धन आवेश हो जाएगा, तो इसमें जो ऊर्जा है वो कितना ऊर्जा, ये फिर इसको आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकलेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलना चाहेगा एच न्यू को, लेकिन यह तुमको इसको खींचेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, कार्यफलन के बराबर, फाई के बराबर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा सूत्र निकला जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि प्रयोग के द्वारा भी इस सबको वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं। और तो इसके आधार पर जो आइंस्टीन ने कहा कि जब जो प्रकाश है वह तुमको जब द्रव्य से के साथ इंटरेक्शन करता है तो वह तरंग के बजाय कण की भांति कार्य करता है, तरंग के बजाय कण की भांति कार्य करता है। तरंग सिद्धांत से इसकी पुष्टि, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था पिछले लेक्चर में कि यह इसका तरंग सिद्धांत से इसका मेल नहीं खाता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का कणीय व्यवहार, और ये दोनों व्यवहार को मिला करके हम लोग कहते हैं द्वैत व्यवहार। कभी यह तुमको धातु के मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको यहां पर कि दो तरह का व्यवहार, विकिरण तुमको या प्रकाश जो है तुमको दो तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो तुमको तरंग की तरह व्यवहार भी करता है बहुत से प्रयोग में, और बहुत से प्रयोग में जैसे कि हम लोगों ने व्यतिकरण का प्रयोग देखा, विवर्तन, ध्रुवन, इन सबों का जो कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत में अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, तो प्रकाश जो तरंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब वह द्रव्य के साथ, किसी मेटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वह ऐसा व्यवहार करता है कि प्रकाश बहुत से कण से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। तो यह प्रकाश का कणीय व्यवहार, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव इस बात की पुष्टि करता है, प्रकाश का कणीय व्यवहार या कणीय प्रकृति। तो आइंस्टीन ने इस बात को प्रूव किया प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि प्रकाश जो है तुमको प्रकाश विद्युत प्रभाव में, मतलब जबकि वह धातु के इलेक्ट्रॉन के साथ संपर्क में आता है तो वह तरंग के बजाय कण की भांति कार्य कर रहा है। तो उसके आधार पर धातु के प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि हुई। तो इसके कुछ मुख्य अंश हैं। पहला, प्रकाश द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करने पर कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, PHOTON, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन की जो ऊर्जा होगी, एक फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, h न्यू होती है। जहां पर दूसरा नंबर, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, या न्यू बराबर c बाय लेमडा होता है, बराबर HC बाय लेमडा, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहां पर h क्या होगा तुमको, h हो गया प्लैंक नियतांक, और न्यू है तुमको आवृत्ति, और लेमडा है तरंग दैर्ध्य, लेमडा हो गया तरंग दैर्ध्य, और c हो गया प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और h बराबर कहते हैं, h को कहते हैं हम लोग प्लैंक नियतांक, h हो गया प्लैंक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 या 6.63 भी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, इतना 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, h को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट हो गया। इसका जो ये जो विकिरण की ऊर्जा हो गई, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है तुमको तीसरा नंबर, फोटोन का संवेग P बराबर E/c,
संवेग P बराबर E बटे C, और E का मान होता है एच सी बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा बटे C बराबर H बाय लेमडा। तो ये तुमको किसका मान हो गया, तुमको ये तुमको संवेग हो गया, प्रकाश का संवेग हो गया P बराबर H बटे लेमडा हो गया, ये संवेग का मान हो गया। चलो ये तुम्हारा प्रकाश का संवेग हो गया P बराबर H बटे लेमडा, और E बटे C भी हो जाएगा। और एक तुमको जो यहाँ तक है एच सी बटे लेमडा, कभी भी C बराबर न्यू इंटू C बराबर जो प्रकाश का वेग C बराबर क्या होता है, C बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, कभी भी होता है C बराबर जो है प्रकाश वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, C बराबर ये आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ये भी होता है, कभी भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं को दूसरा में। तो तीसरा नंबर, तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर प्रकाश जो तुमको है, ये फोटोन जो है तुमको निश्चित तरंग दैर्ध्य के, निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या बढ़ती है, आपतित फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसका जो है तुमको फोटोन की तीव्रता बढ़ाने पर, अगर तरंगदैर्ध्य समान रखें तो आवृत्ति भी समान रहेगा, लेकिन फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, जाहिर की ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक फोटोन आएगा तो एच न्यू, अगर 10,000 है तो 1000 से गुना करेंगे, और संख्या बढ़ गया तो 1,00,000 से गुना कीजिए, जितना फोटोन आएगा तीव्रता बढ़ाते जाइएगा, फोटोन की संख्या बढ़ते जाएगी, और वो तुमको उसका गुना करते जाइए, उतना तुमको ऊर्जा 1 सेकंड में आ जाएगा, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। प्रति सेकंड ऊर्जा को हम लोग, प्रति सेकंड जितना ऊर्जा आएगा उसको हम लोग पावर भी, शक्ति भी कह सकते हैं। तो ये तुमको ऊर्जा हो गया। पांचवा, संघट्ट में जब फोटोन जो है किसी धातु से संघट्ट करता है, संघट्ट में संवेग एवं ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग एवं ऊर्जा संरक्षित रहती है, किंतु फोटोन की संख्या बदल सकती है, फोटोन की संख्या बदल सकती है। मतलब फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है, इमिट भी हो सकता है, फोटोन की संख्या कम ज्यादा संघट्ट जब करेंगे उसके साथ तो वो बदल जाती है। और सभी पर फोटोन जो है क्या चलता है, प्रकाश की चाल से चलेगा, प्रकाश की जो स्पीड है उसी चाल से फोटोन भी क्या करते हैं, चलते हैं। तुमको फोटोन जो है तुमको फोटोन प्रकाश की चाल से, फोटोन की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, ये फोटोन उसके समान होती है, मतलब फोटोन उसी प्रकाश फोटोन से ही बना है, तो जितना प्रकाश चलेगा उसी का जो वैल्यू होगा फोटोन का। तो ये तुम्हारा ये सब जो फॉर्मूला हो गया, इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। और जो तुमको देहली आवृत्ति वगैरह था एच न्यू, उस सब के आधार पर इसका जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो कुछ क्वेश्चन है आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर, ये जो हमने सूत्र भी प्राप्त किया था इसके पहले, और ये थियोरेटिकल में जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में सब जो प्रश्न आएंगे इसका तुम ध्यान दोगे, और ये तुमको इसमें बना देते हैं, क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं कुछ उदाहरण, और उससे तुमको जो है क्वेश्चन वगैरह बनाने में परीक्षा में भी तुमको मदद मिलेगी। तो उदाहरण नंबर देखते हैं, कितना उदाहरण दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 10 है तुमको, 10.1 11.1। अच्छा, तो 11.1 उदाहरण पहले देखते हैं। उसमें दिया हुआ है तुमको एक प्रकाश है जिसकी की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य दी हुई है, शायद आवृत्ति दी हुई है, और उसका दिया हुआ है कि कितना आ रहा है, पढ़ दो क्वेश्चन। तो फोटोन की संख्या बताया प्रति सेकंड आने वाले हैं, संख्या बताना है। तो उदाहरण 11.1 कहें इसको, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण 11.1, एनसीईआरटी उदाहरण 11.1। तो इसमें दिया हुआ है कि एक प्रकाश है जिसका कि फोटोन है, जिसका कि आवृत्ति है 6.0 गुना 10⁻14 हर्ट्ज, और जिससे तुमको जो है किसी जो निकल रहा है वह 2 गुना 10⁻³ वाट का ऊर्जा, जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं, पावर जो है तुमको, पावर शक्ति जो तुमको है दिया हुआ, शक्ति P बराबर, शक्ति है नॉट संवेग नहीं है, ये 2.0 गुना 10⁻³
3 वाट। वाट को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, वाट और जूल प्रति सेकंड, वाट और जूल प्रति सेकंड। तो कितना फोटोन प्रति सेकंड निकला? प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या कितनी है? संख्या बराबर वाट। प्रति सेकंड फोटोन की संख्या कितनी है, ये हमको पता करना है। प्रति सेकंड फोटोन की संख्या हमको पता करनी है। तो E बराबर तुम्हारा जो होता है एच न्यू होता है। तो प्रति एक फोटोन की ऊर्जा पहले निकाल लेते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। तो H का मान होगा 6.626 गुना 10⁻⁴ जूल सेकेंड और गुना 6.0 गुना 10⁴ हर्ट्ज। एसआई मात्रक में ही हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकंड। तो सेकंड तुम्हारा क्या होगा? कट गया तो ये जूल में आ जाएगा। इतना जूल होती है ऊर्जा। तो 6.626 इंटू 6 तो ये हो गया 37.56। 37 कितना दिया हुआ है? 30 गुना करके दिया है कि 37.3.9 3.626 इंटू 6 है, 6.0 है ना। तो हाँ 39 पॉइंट कितना लिखते हैं? 3.9 गुना 10 पावर माइनस हो गया तुम्हारा -34 और प्लस हो गया 14, तो -20 हो गया। लेकिन एक इधर पावर एक 37 309 को कर दिए हैं, तो ये तुमको 19 पावर हो गया गुना 10 पावर -19 जूल, गुना 10 पावर -19 ना 19 जूल हो गया। तो एक फोटोन की इतनी ऊर्जा है और प्रति सेकंड इतना 2 गुना 10 पावर -3 आता, तो इतना कितना फोटोन निकलता है प्रति सेकंड? फोटोन की संख्या प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बराबर 2 गुना 10 पावर -3 बटे 3.98 गुना 10 पावर -19, इतना नंबर हो जाता है। -19 है और ये क्या हो गया तुम्हारा -19 इधर हो गया तुम्हारा जाकर के ये तुम्हारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -19 -22 हो जाएगा, मैंने 16 हो गया, हाँ +16 हो गया। और ये तुमको कट जाएगा, तुमको जाकर के 2/3.9 है, तो ये तुमको 16 कितना दिया हुआ आंसर? 15 ना, 15 इतना नंबर प्रति सेकंड, इतना फोटोन उत्सर्जित होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो इतना कितना निकलता है, उतना से डिवाइड कर दिए। अगर टोटल मिलकर ऊर्जा जो है 1 सेकंड में निकलता है 2 गुना 10⁻³ वाट, तो प्रत्येक फोटोन की क्या निकल गया? कितना फोटोन निकल रहा है? निकल गया ये तुम्हारा, ये इजिली ही आ गया। अब है तुमको एनसीईआरटी का देखते हैं 11.2 पढ़िए। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सीजियम का वर्क फंक्शन, कार्यफलन दिया हुआ है। तो 11.2 के लिए हम लोग देखते हैं 11.2। ये चलिए इसको मिटा ही देते हैं, फिर से लिखते हैं। कार्यफलन दिया हुआ है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई का मान दिया हुआ है। तो अब क्या करें? सीजियम की देहली आवृत्ति तथा आपतित प्रकाश का क्षणिक है। हाँ, अधिक प्रकाश की धारा की 0.60 वोल्ट का एक विरोधी विभव लगाकर। हाँ ये तो के मैक्स को जो तुमको क्या आता है निरोधी विभव लगा करके रोका जाता है, तो उसको ईवी के बराबर भी लिखते हैं। तो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 11.2 है। तो इसमें जो दिया हुआ है सीजियम का कार्यफलन जो दिया हुआ है धातु का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें चाहिए कि इसका जो देहली आवृत्ति क्या होगा। तो पहला पार्ट देहली आवृत्ति का सूत्र हम लोग देखे थे, फाई बराबर h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर फाई बटे h। तो फाई का मान कितना होगा? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे h का मान क्या हो जाएगा? -34 और क्या होगा? जूल सेकेंड। तो ये हो गया कितना? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बदलना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बदलने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 जूल बाय h का वैल्यू होगा तुमको 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अब तुमको जूल जूल कट गया,
तो ये निकल जाएगा तुमको, इसका 1/2 बचेगा, तो इसकी देहली आवृत्ति इस ना के बराबर होगा। कितना आंसर लिखा हुआ है? देहली आवृत्ति हर्ट्ज में होगा 5.16 इंटू 14 14 हर्ट्ज, ये हो गया इसकी देहली आवृत्ति। इतना से ज़्यादा आवृत्ति वाला ही विकिरण क्या कर सकता है, उसको उससे फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा पाएगा। उससे कम वाला जो विकिरण क्या नहीं कर पाएगा, प्रकाश विद्युत फोटोन का उत्सर्जन नहीं करवा पाएगा। अब है कि तुमको, जबकि के मैक्स हम लोग लिखे थे, के मैक्स जो हम लोगों ने लिखा था काइनेटिक एनर्जी का जो महत्तम मान बराबर h न्यू माइनस फाइ, ऐसा लिखे थे। और यहां पर कहता है कि एक तुमको जो है ये जो तुम्हारा है, इसको जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको लगा करके के मैक्स इसको जो क्या है तुमको निरोधी विभव से गुना करेंगे तो E इंटू वी, मतलब निरोधी विभव अगर भी वोल्ट हो तो इतना वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा h न्यू, जो फोटोन की चाहिए ऊर्जा चाहिए, तरंगदैर्घ्य चाहिए, आवृत्ति चाहिए फोटोन के, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो एच सी बाई लेमडा इसको लिख दिए। न्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी बाय लेमडा, तो लेमडा का मान चाहिए इसको। और निरोधी विभव कितना दिया हुआ है 0.60 वोल्ट। तो देखो जैसे कि ये तुमको है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रहेगा तो ई से गुना हो जाती है, 0. ई गुना क्या होगा 0.7 वोल्ट ना, 0.7 वोल्ट है, 0.60 0.60 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया एच सी बाय लेमडा माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया ई इंटू भी, यहां भी हो गया और ये दोनों जुट जाएगा। तो एच सी बाय लेमडा बराबर हो गया 2.14 और जोड़ 0.7, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में आ गया। तो 0.6760 है ना, 0.60, तो 2.74 हो गया, ये जुट के क्या हो जाएगा 2.74। तो लेमडा बराबर एच सी बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा बराबर क्या हो गया एच सी बाय 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच सी का वैल्यू देखो, ये तुमको एक यात्रा याद कर लो 1242 एच गुना सी डायरेक्ट, ये याद रखोगे, ये काफी काम करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इसका वैल्यू ही हो जाता है। बटे में क्या होगा 2.74, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया तो नैनोमीटर में मेरा क्या आ गया, आंसर ही आ गया। तो 1242 में 2.74, तो ये तुमको करीब करीब इसको दे गए, कितना आंसर दिया हुआ है 454 नैनोमीटर। तो ये 454 नैनोमीटर आंसर ही आ गया। तो इसमें एक क्या याद रखना है तुमको, h गुना सी का वैल्यू याद कर लेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर मात्रा का क्या हो जाएगा, h गुना सी का वैल्यू, h गुना सी का वैल्यू हो जाएगा तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में कितना बोले h गुना सी, इसको नोट कीजिए, एच सी बराबर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर, ये याद रखना है। अक्सर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब क्वेश्चन देगा ये काफी कारगर होता है, ये तुमको काफी मतलब कि लाभदायक होता है। देखो जैसे यहाँ पर कितना कैलकुलेशन मेरा बचा दिया, अभी नहीं तो एच का वैल्यू रखते, सी का वैल्यू रखते, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, फिर 1.6 गुना 10 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। इतना सारा कैलकुलेशन को हमको ये क्या कर देता है, बचा देता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो पहले क्या किए, थ्रेशोल्ड देहली आवृत्ति निकाल दिए, उसके बाद क्या किए, ये जो तुमको होता है के मैक्स को जो होता है ये निरोधी विभव को, या ई गुना भी क्या होगा तुम्हारा, इसमें निरोधी विभव बी है, निरोधी विभव ये रोका गया है, जो निरोधी विभव के बारे में बताएंगे पिछले लेक्चर में। तो निरोधी विभव से इसमें इलेक्ट्रॉन से गुना करती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में ही रहने दिए इसको, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में था। उसके बाद 1242 का प्रयोग करके इसको आसानी से कैलकुलेशन कर लिए। तो कैलकुलेशन करने का तरीका भी देखोगे, नहीं तो फिर तुमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अगर सबको चाहोगे कि साई मात्रा में बदले हम उधर जूल में, तो कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन तेजी से करना भी परीक्षा में काफी आवश्यक होता है। तो इसलिए परीक्षा में जो कि है तुमको इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अब है तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है, पढ़ो। जिस क्षेत्र में बैंगनी रंग, पीले, हरे रंग तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, बैंगनी का कितना दिया हुआ है 390 नैनोमीटर, और हरा का, पीला हरा का 550 नैनोमीटर का दिया 760 नैनोमीटर। तो क्या करना है इसका, ज्ञात करें। तो अभी देखो इसमें भी हमारा जो अभी बताया था शॉर्टकट, वो भी काम करेगा मेरा। इसमें भी हमारा 1242 जो 1242 जो कभी याद बताए हैं, इससे भी काफी हमारे लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 3 डाटा है और 1242 का प्रयोग करेंगे तो काफी लाभदायक होगा। एनसीईआरटी उदाहरण 11.3 को देखते हैं। तो इसमें याद होगा
E बराबर एच सी बाय लेमडा। तो तुम्हें लेमडा दिया जा रहा है और इसकी ऊर्जा उसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालने के लिए बोलता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पहले दिया हुआ लेमडा का एक बार मान दिया हुआ है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और एक बार दे दिया बैगनी के लिए 390 नैनोमीटर। तो 390 नैनोमीटर कर दिए, इसको भाग दे दिए, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट ऊर्जा ही आ गया मेरा। तो कितना है आंसर, भाग दे कितना हो गया बैगनी के लिए 3 पॉइंट कुछ होगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आसानी से निकलिए बैगनी के लिए, किसके लिए निकल गया ये, बैगनी के लिए। उसी ढंग से अब तरंग दैर्घ्य दे देंगे, ये बैगनी का था, ये वायलेट का हो गया। और इसी ढंग से ऊर्जा अगर निकालेंगे तो 1242 बटे लेमडा दे देंगे तुमको 550 नैनोमीटर। तो ये 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और 550 नैनोमीटर, तो कितना हो गया कितना हो गया 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया पीला हरा के लिए। अब लाल के लिए आते हैं, देखो ऊर्जा तुरंत निकल जाएगा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लाल के 760 दिया हुआ है, 760 नैनोमीटर। तो कितना हो गया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 64, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लाल के लिए हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करता है ऊर्जा निकालने के बाद, आपके तुम्हारे बुक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक बहुत से धातु का कार्यफलन दिया हुआ है। तो जाहिर है कि जब विकिरण की जो ऊर्जा होनी चाहिए कार्यफलन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह क्या कर पाएगा, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पाएगा। अगर कार्यफलन किसी का ज्यादा है, ये अगर आपतित विकिरण की जो ऊर्जा है हमको निकल रहा है यहाँ पर, जो बैगनी प्रकाश के लिए तुम्हारा जो है 390 के लिए सबसे ज्यादा आ रहा है, ये आ गया तुमको 390 में कितना 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जो भी धातु होगा जिसका कि कार्यफलन इससे कम है, उसके लिए सुटेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर लिस्ट में देखेंगे तो सोडियम का, पोटेशियम का और सीजियम का इससे कम है कार्यफलन। तो ये तीनों धातु से क्या कर सकता है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम से बैगनी प्रकाश क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है। लेकिन दूसरा के लिए ज्यादा सुटेबल तुमको पोटेशियम का भी ऐसे इससे कम ही है जो लिस्ट में देखोगे, लेकिन सीजियम इसके लिए काफी सुटेबल होगा, सीजियम आसानी सुटेबल होगा, कुछ हद तक पोटेशियम चाहिए, और इसके लिए कोई सुटेबल नहीं होगा। सीजियम में भी 2.14 है, ये उससे भी कम आ गया। तो कोई भी जो लिस्ट में दिया गया कोई भी धातु इसके लिए क्या होगा, सुटेबल नहीं होगा। किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश का तुमको तरंग ये जो तुमको 1.6 के आसपास आ गया, जो कि किसी भी धातु का जो सीजियम का सबसे कम है 2.14, उससे भी क्या हो गया, इसका ऊर्जा कम होगा। ये मतलब किसी भी पदार्थ से के लिए ये क्या कर सकता, उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें पोटेशियम और सीजियम दोनों सुटेबल हो सकता है। पोटेशियम भी एक हद तक सुटेबल है, लेकिन सीजियम बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरा में कोई उपयुक्त नहीं है, कोई उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी इतना कम नहीं है। सबसे कम सीजियम का है, वो भी 2.14 है, जो कि इससे क्या है, ज्यादा है। तो जाहिर है कि ये किसी से भी मतलब कि लाल प्रकाश डालने पर जितना कि जो ये सब जो पदार्थ हैं जो कि धातु के, किसी भी धातु से लाल प्रकाश क्या करना, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव में नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका तुम्हारा क्या हो गया 3 उदाहरण, और अब तो नहीं दिया हुआ उदाहरण भी, इसका और है क्या था, सेकंड पार्ट बता दिए अभी। सेकंड पार्ट वही था, कौन कौन पदार्थ है जो कि उसका उत्सर्जन करता है, दो ये क्वेश्चन है। हाँ हो गया। तो चौथा भी इलेक्ट्रोफोर्नेट है, तो वही था तुमको कौन कौन पदार्थ है, तो सोडियम, पोटेशियम हुआ पहला के लिए, और सीजियम। दूसरा में तुमको सीजियम तो है ही, और पोटेशियम भी हो सकता है, और तीसरा में कोई भी उपयुक्त नहीं होगा। तो वही दिया हुआ सेकंड पार्ट था। तो ये तुम्हारा 11.3 हो गया। तो ये दो तुमको हो गया, द्वैत व्यवहार हो गया। अब तुमको दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कि डी ब्रोगली का तुमको ये जो हमने इस लेक्चर में अभी पढ़ा कि विकिरण जो है तुमको, जो कि प्रकाश है हमारा, द्वैत व्यवहार रखता है। द्वैत व्यवहार का मतलब कभी तुमको वह तरंग की भांति कार्य करता है, और किसी में जब द्रव्य से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करेगा, तो वह कण की भांति कार्य करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का द्वैत व्यवहार कहते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि और भी पदार्थ जो द्रव्य हैं, द्रव्य के कण, वह भी क्या करते हैं, द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसको हम लोग डी ब्रोगली के द्वारा बताया गया है।
और किसी भी लेक्चर इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी तुम बना सकते हो, एनसीईआरटी के हो या किसी भी टॉपिक के, किसी भी एस सी वर्मा के बुक में भी काफ़ी अच्छे दिए हैं क्वेश्चन, उसको भी तुम बना सकते हो। इसी के अलावा जो भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो किसी भी, तो राइट टू ऐप पर तुम जाकर के देख सकते हो, सारे के वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, उसमें तुम अगर ले सकते हो वीडियो समझ सकते हो। अगर वीडियो में भी तुमको कुछ और भी गाइड की जरूरत पड़े, गाइडेंस जहाँ तुमको नहीं मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो उसके लिए कभी भी राइट टू ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी हमसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, उससे हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।